चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। ललन टॉप की चुनाव यात्रा एक ऐसी लोकसभा में है जिसकी चर्चा पूरे यूपी में है। चर्चा ये है कि सीट का चुनाव बड़ा रोचक है। हम अम्बेडकर नगर लोकसभा की बात कर रहे हैं और हमारे साथ फ्रेम शाया कर रहे हैं रितेश पांडे, जो इस सीट पर सांसद हैं, इनकम्बेंट सांसद हैं और इस साल उन्होंने बीजेपी से पर्चा भरा हुआ है। साल 2019 में जब वो चुने गए थे इस सीट पे पहली बार, सबसे पहले 2012 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, आप हार गए थे, शायद 96,000 वोट से आप चुनाव हारे थे। नहीं 96,000 वोट से नहीं आ रहे थे। कितना कितना डिफरेंस था? नहीं, 1,39,000 का था। नहीं भाई, डिफरेंस लगभग 17,000 वोटों का था। 12 वाले चुनाव में 12 में चुनाव जो मैं हारा था, 17,000 वोटों से हारा था। 17,000 वोट से, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ शायद। ठीक है, 2012 में चुनाव हारे थे, फिर 17 में जलालाबाद से आप विधायक बनते, जलालपुर से विधायक बनते हैं आप, और बस 18,000 वोट से जीतते हैं। और फिर 19 में बसपा के टिकट पे आप सांसद बनते हैं और फिर आप डिप्टी लीडर बनते हैं हाउस के, फिर लीडर ऑफ द हाउस भी बनते हैं आप आगे चल के। और 2024 में आप बसपा से इस्तीफ़ा देके भाजपा में आते हैं और प्रत्याशी बनते हैं। लेकिन हम आपकी नेतागिरी पे आएँ, आपकी राजनीति पे आएँ, लेकिन रितेश, उसके पहले आप मुझे ये बताइए प्लीज़ कि आपकी राजनीति में एंट्री और राजनीति की एंट्री की बैक स्टोरी बड़ी रोचक है। आपके पिताजी भी कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं यूपी के, राकेश पांडे जी, और इस सीट से सांसद भी रहे हैं पहले वो। और आपके चाचा या एक रिश्तेदार हैं पवन पांडे जी, उनका भी नाम लिया जाता है। आपकी एंट्री कैसे होती है? आपकी तो पढ़ाई लंदन में होती है, मैं ख़बरें पढ़ रहा था तो आपके लंदन की पढ़ाई की, और आपकी धर्मपत्नी कैथरीन नाम है शायद, मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ, उनकी, और इस एक पूरे एक बड़े लेवल पे चर्चा होती है। फिर ये कहा जाता है कि इतनी दूर से पढ़ के एक इंसान अम्बेडकर नगर जैसी जगह पे आता है। क्या कहानी है आपकी? देखिए, मैं एक साधारण से परिवार से हूँ और हमारे बाबा वगैरह यहीं रहते थे, खेती किसानी करते थे। और मेरे पिताजी ने अपने जीवन में संघर्ष करके वो आगे बढ़े, और हर एक पिता की तरह जो किसी भी परिस्थिति में रहता है, जैसी उनकी स्थिति रहती है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। मुझे देहरादून में पढ़ाई करने का अवसर मिला, उसके बाद मैं लंदन गया, मैं कनाडा में था, मैं स्पेन में कुछ समय रहा। पढ़ाई चली थी कि नौकरी? नौकरी भी मैंने स्पेन में थोड़े दिन की। अच्छा। और क्योंकि मेरी एक लैंग्वेज स्पेनिश भी थी, तो कॉलेज में मैंने पढ़ा था। और फिर उसके बाद मैं आकर के मैंने बॉम्बे में भी थोड़ा काम किया और दिल्ली में भी थोड़ा काम किया। फिर मेरे पिताजी उस समय चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो मैंने आकर के यहाँ पे उनकी मदद की। और उसके बाद फिर मैं अपना कार्य कर रहा था, लेकिन मुझे ये लगा कि सबकी तरह, देखिए, मैं भी एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ओवर्टली इंटेलिजेंट या इंजीनियर डॉक्टर टाइप का व्यक्ति हूँ। मैं एक व्यवसाय कर रहा था और मुझे ये लगा कि मेरा सही उपयोग मेरी छोटी सी जगह अम्बेडकर नगर में, जो मेरा पैतृक शहर है, इसमें अगर मैं कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ अच्छी चीज़ें ला करके आगे बढ़ा सकूं, तो मेरे जीवन का मुझको सही फल मिलने का काम होगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्कूल खोला, जहाँ पे फुटबॉल एकेडमी भी खोली मैंने यहाँ पे। और हम लोग कल्चरल इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ करवाते हैं। मेरा मानना है ये सारी चीज़ें लोगों को एक साथ लेकर के आती हैं और ऑप्शंस भी बहुत क्रिएट करती हैं समाज के लिए। और राजनीति में क्योंकि पिताजी थे और उनके कार्यों में मैं भी लगता था, उनका हाथ बटाता था, तो कार्यकर्ताओं के साथ घुलते मिलते और टाट पे बैठ कर के एक जो यहाँ का सामाजिक परिवेश था उसको और बेहतर समझ करके मुझे ये लगा कि मैं इधर कुछ काम करके एक
एक अच्छी और स्वच्छ राजनीति की तरफ अम्बेडकर नगर को लेकर के जा सकता हूँ और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। तो उसी सोच के तहत महिला, दलित, पिछड़े और जो सर्व समाज की एक राजनीति थी, उसको लेकर के हमने यहाँ पे लोगों के साथ एक संपर्क साझा किया और लोगों के साथ आगे बढ़ने का काम किया और राजनीतिक रूप से ज़मीनी स्तर पे कार्य किया। चुनावी मैदान में फिर आ गए उसके बाद आप ये बताइए, आप अंबेडकर नगर जैसी सीट पे आप चुनते हैं, जिस सीट को लेकर, जिस लोकसभा क्षेत्र को लेकर, इस पूरे शहर को लेकर एक चर्चा होती है कि अंबेडकर नगर बड़े उतार चढ़ाव से जूझता रहा ना। मायावती की सरकार में बनाया गया इसको, फिर कुछ इस तरह के जो काम होते थे यूपी में कि एक सरकार शुरू करती थी, दूसरी सरकार उसको पलटती थी, रोकती थी, इस तरह की चीज़ें होती रही यूपी में। फिर अंबेडकर नगर उस ऑसिलेशन का, उस पूरे वेव फॉर्म का एक प्रमाण रहा। अंबेडकर नगर को क्यों चुना आपने? कि घर में भी यही पॉलिटिक्स होती रही, इसी इलाके में पॉलिटिक्स होती रही इसलिए चुना, या कोई और कारण था? ये मेरी धरती है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और क्योंकि भाई हमारे जानने पहचानने वाले लोग, हमारा समाज, हमारे जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं और क्योंकि ये अति पिछड़ा इलाका है, यहाँ हमारी उपयोगिता ज़्यादा थी और यहाँ के जो एक रिप्रेजेंटेशन है, आप जान रहे हैं कि अंबेडकर नगर, आप स्वयं कह रहे हैं कि जो है नहीं, ऑसिलेशन तो जूता रहा, लेकिन आपने शुरू में कहा कि ये एक सुदूर इलाका है जिसके बारे में जो लोग ज़्यादा नहीं जानते। किंचित नामालूम। हाँ हाँ, किंचित ना मालूम जो आपने कहा था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो ये किंचित ना मालूम जगह है उसको मालूम जगह किया जाए और उसके लिए हम अंबेडकर नगर के लिए हमेशा, चाहे लोकसभा रही है चाहे विधानसभा रही है, अंबेडकर नगर का नाम हमेशा गूंजा है जब तक मैं वहाँ हूँ। अच्छा, साल 2019 में बात करते हैं। पूरे देश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे ना, तो यूपी में आपको ही पता है कि एक गठबंधन तैयार हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन, और जिस साल 2014 के मुकाबले बसपा एक अच्छे लेवल पर फॉर्म कर पाई, तो कुछ सीटें यूपी में जीत के बसपा के सांसद पहुंचे, आप उनमें से एक थे। फिर 24 के लोकसभा चुनाव में आपके टिकट घोषणा के कुछ दिन पहले आपने बसपा से इस्तीफ़ा दिया, ठीक है, जिसके कारण आपने अपने रिजिग्नेशन लेटर में लिखे और आपने उसको मीडिया के सामने, सबके सामने रख दिया। उसको लेकर आपकी बहुत सारी बहसें, बातचीत हुई, जिस पे लोग आपसे सवाल उठाते हैं, लेकिन फिर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ रितेश, क्योंकि जिस समय आप बसपा में थे उसमें दो नेता इस जिले के बसपा में थे, आप और लालजी वर्मा जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, वो सपा में जाते हैं और आप भाजपा में आते हैं। और जब लालजी वर्मा से बात करूंगा या बात होगी तो मैं उनसे उनके बारे में पूछूंगा, आप भाजपा क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि इस पे सवाल इसलिए उठ रहा होगा कि आपसे पत्रकारों ने पूछा भी होगा कि ज्वाइन करने के कुछ ही दिन के अंदर आपको टिकट मिल जाता है, भाजपा क्यों ज्वाइन करते हैं आप? देखिए, ज़मीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य यहाँ हमारे ज़िले में भी किया है और देश में किया है, निश्चित रूप से वो जो एक सामाजिक गैर बराबरी की खाई थी उसको पाटने का एक प्रयास किया है। आज हमारे अंबेडकर नगर में ही नहीं, पूरे देश के 6,40,000 गाँव में पानी की टंकी बन रही है और हर घर नल पहुंच रहा है। लोगों को शौचालय दिए गए हैं, आवास पक्के दिए गए हैं। तो जो शहर और गांव के बीच में एक खाई रहती थी, जो एक असमानता रहती थी, उसको पाटने का पूरा प्रयास पिछले कुछ 10 सालों में हुआ है और ये निश्चित रूप से हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। कार्य अभी बहुत बाकी है, लेकिन जो कार्य इन पिछले 10 सालों में हुए हैं वो अभूतपूर्व है और उसका असर भी ज़मीन पे दिखता है। आप भी जाते होंगे, आप भी देखते होंगे। और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सामान्य रूप से किसी जात बिरादरी की वोट बैंक की राजनीति न करते हुए एक सामान्य रूप से योजनाओं को लागू करने का काम किया। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जी। इससे पूर्व समाजवादी पार्टी में
लोहिया गांव होता था। तो लोहिया गांव में ही विकास होता था। लोहिया गांव में बिजली आती थी, लोहिया गांव में रोड बनती थी, लोहिया गांव में पानी की टंकी बनती थी। बाकी सारे गांव अपनी बदहाली पे छोड़ दिए जाते थे। ये लोहिया जी का गृहनगर भी है। ये लोहिया जी का गृहनगर है। एक जनरल उत्तर प्रदेश में लोहिया गांव चिन्हित होते हैं। तो हमें ये देखने को मिलता था कि एक टारगेटेड अप्रोच होती थी, कहीं कहीं वो वोट बैंक की राजनीति में तब्दील होती थी, लेकिन यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड जो योजनाएं आई हैं अक्रॉस द बोर्ड गया है। कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। आप अब उसमें आप भी जानते हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ का हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, योजनाएं अक्रॉस द बोर्ड गई। दूसरा देखिए, भारत की जो एक छवि विश्व में बनी है और जो भारत का एक ब्रांड बना है दुनिया में, वो भी अभूतपूर्व है। आज इसको लोग क्लीशे मानते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आप एज एन इंडियन नेशनल, आपका रिस्पेक्ट लेवल ऊपर हुआ है जहाँ पे भी आप जाएंगे बाहर। और उसी के साथ साथ हमारे देश में एक माहौल बना है जिसमें ये प्रतीत होता है कि ये देश आने वाले समय में एक बड़ी उछाल लेने वाला है। और ये माहौल मौजूदा सरकार ने अपनी नीतियों के तहत बनाया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके, लोगों को एक बिजनेस माहौल को क्रिएट करने के लिए सरलीकरण करके, और उसी के साथ साथ आप मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर में देखेंगे, यहाँ से दो दो एक्सप्रेसवे निकलते हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दोनों पे हज़ार हज़ार एकड़ से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर हो रही है औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए। पहले औद्योगिक क्षेत्र आपको महाराष्ट्र में बॉम्बे के बाहर मिलते थे, दिल्ली के बाहर नोएडा, गाज़ियाबाद यहाँ मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये रोडें बन गई हैं अब 6 लेन, और यहाँ से आप दिल्ली 7 घंटे 8 घंटे में पहुँच सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट रास्ता आपको मिलेगा, ठीक है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो अब ये परिस्थितियाँ यहाँ बन रही हैं कि यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ लग करके और इस ग्रामीण इलाके में रोज़गार प्लस यहाँ का जो फार्मिंग उत्पाद है उसका भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो करके और मार्केट तक पहुँचाया जा सकता है। तो ये हमारे लिए आप समझिए कि एक हिसाब से जो ये देश की ग्रोथ स्टोरी है वो यहाँ तक पहुँच रही है और धीरे धीरे और व्यापक तरीके से पहुँचेगी। तो ये सारी चीज़ें जो एक सरकार का विज़न है और जो सरकार ने जिस सोच के तहत पिछले 10 वर्षों में किया है, एक हाई स्पीड लेवल पे किया है, वो निश्चित रूप से प्रभावशाली है। विजन्स को ध्यान में रखते हुए आपने बीजेपी ज्वाइन किया, आप ये कह रहे हैं? जी। अब मैं अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट की बात करता हूँ। लंबे समय तक ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आई थी। बसपा का सबसे अधिक समय तक इस सीट पर सांसद चुना गया, बसपा का जो भी था। साल 2014 में हरिओम पांडे इस सीट पे चुनाव जीतते हैं। आप भी 2014 में हरिओम पांडे सीट पे चुनाव जीतते हैं और फिर साल 2017 में आप जब विधायक बनते हैं, 2019 में हरिओम पांडे का टिकट कट के आपको मिलता है। हरिओम पांडे के जीतने के साथ ही ये खबरें चलती हैं कि अम्बेडकर नगर पे भाजपा का पहला सांसद बना है। हरिओम जी का टिकट नहीं कटा था, वो एमएलसी हैं। और फिर 2019 में आपको टिकट मिलता है और आप जीत दर्ज करते हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी इस सीट की सांसदी खो देती है। ये सीट बीजेपी के लिए हमेशा टफ सीट मानी गई और अब इसको लेकर हमेशा चर्चा होती रही। आप अभी बसपा में नहीं हैं, सपा से लालजी वर्मा खड़े हैं, बसपा से भी एक कैंडिडेट खड़े हैं। आपकी जीत किन फैक्टर्स पे निर्भर करती है रितेश? ये इस पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए, देश का युवा और अम्बेडकर नगर का युवा
निश्चित रूप से अपना प्रतिनिधि लोकसभा में देखना चाहता है। युवाओं का प्रतिनिधि लोकसभा में इस बार 12% है, अंडर 40 जो थे। और 43 के हैं। अब मैं 43 का हूँ, जब जब मैं मैं तब अंडर 40 था। और निश्चित रूप से अंबेडकर नगर के जो युवा साथी हैं उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देख रखा है। मैंने लोकसभा में प्रॉबेबली सबसे हाई नंबर्स के क्वेश्चंस लगाए हैं, पार्टिसिपेशन मेरा बहुत हाई था और इसको लेकर के युवाओं में एक उत्साह भी है क्योंकि वो देखना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि को अपने मुद्दों को रखते हुए। तो युवाओं के ऊपर ये चुनाव अत्यंत ही निर्भर है और वो पूरी तरह से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पर जो योजनाएं गई हैं वो रंग ला रही हैं और वो समाज को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से जीतेगी। भारी मतों से जीत रही है और आपके समर्थक और आपके जो समर्थक नहीं हैं, आपके विरोधी ये बातचीत करते हैं कि रितेश पांडे को इस सीट पे तभी फ़ायदा होगा, सबसे अधिक फ़ायदा होगा, उनके वोट का डिफरेंस जो है तभी फ़ायदा होगा जब बसपा इस सीट पे वोट काट ले जाएगी। जो कई बार होता है ना कि किसी पार्टी ने किसी का वोट काटा तो तीसरे को फ़ायदा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये चर्चा आपकी निगाह से भी गई होगी, ऑब्वियसली आप क्षेत्र पे नज़र रखते हैं, ये चर्चा आपकी निगाह से गई होगी। तो आपकी जीत की डिपेंडेंसी आपके समर्थक, आपके विरोधी जो हैं वो आपके बसपा के परफॉर्मेंस पे तय कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस पे भाई अगर वो उनकी निजी राय है, मेरा मानना है कि सर्व समाज हम लोगों को वोट कर रहा है। उसमें जो आप बसपा का कोर वोट मानते हैं वो भी हमको वोट कर रहा है। तो उनका ये कहना कि बसपा लड़ेगी तो जीता जाएगा तो फ़ायदा है या नुकसान है, ये उनकी निजी राय होती है और चट्टी चौराहों पे चर्चाएं चलती हैं। अब उस पर क्या कहेगा आदमी। और आखिरी सवाल चलिए इसी से उपज जा रहा है तो मैं पूछ ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप इसका जवाब देंगे कि नहीं, लेकिन सवाल ये है कि बसपा का एक खासकर जो बीते दिनों जौनपुर में हुआ, बहुत दूर नहीं है यहाँ से, बीते दिनों जो जौनपुर में हुआ, जौनपुर में श्रीकला रेड्डी का टिकट काट देना, टिकट देकर टिकट काटना और फिर धनंजय सिंह का भाजपा को समर्थन देना, इस तरह की बातें आकाश आनंद को बैठाना, चर्चा हुई कि बसपा एक तरह से इल्ज़ाम लगे मायावती की बसपा एक समय एक तरह से भाजपा को मदद दे रही है। सुनी होंगी आपने खबरें, आप क्या कहते हैं ऐसी खबरों पे? निराधार हैं। मैं आदरणीय बहन जी के साथ मैंने भी अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। घर में भी रहे हैं, घर के लोग भी रहे ही हैं बसपा के साथ। जी 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 जी। और बहुजन समाज पार्टी अपनी एक मिशन है और बहन जी उस मिशन पे हमेशा कायम रहती हैं और ये सारी चीज़ें निराधार हैं कि जो भी कुछ बोलते होंगे। रही बात राजनीति में कब क्या किधर हो जाए किसी को नहीं पता रहता और राजनीति में ये सारी चीज़ें आज व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा होता है वो अपनी स्थिति परिस्थिति को देख करके डिसीजंस लेता है और उन डिसीजंस में लोगों को कहीं ना कहीं अवसर मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो अवसर खो देते हैं। आप अंबेडकर नगर के लिए जो 4-5 काम आपने सोच के रखे हैं, जी। सांसद बनेंगे तो आप क्या करेंगे? फिर से सांसद बनेंगे तो? जी 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 जी। सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि यहाँ का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो यहाँ पे 2 औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, वो जल्द से जल्द स्थापित होकर के और हम प्रयास करेंगे कि जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे बात करके यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित हो जल्द से जल्द, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ के लोग बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही शिक्षित हैं और उनको यहीं अपने घर में अच्छा रोज़गार मिले, इसके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए भी हम लोग कटिबद्ध हैं और यहाँ पे
अठखंबा है, जो महाराजा सुहेलदेव जी का एक बहुत ही उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। उसका जीर्णोद्धार और उसका सौंदर्यीकरण और उसको एक पर्यटक स्थल में डिक्लेयर करवाना, और इसी के साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें और हैं, जैसे हमारे यहाँ बेवाना एक ब्लॉक बनना है, उसकी स्थापना हो गई, और एक केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पे स्थापित होना है। ये सारी चीज़ें और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है। कितने वोटों से जीत दर्ज करने का दावा करने वाले हैं, क्योंकि 5 असेंबली सेगमेंट हैं, 5 सपा के पास हैं, लेकिन गोसाईगंज जो अयोध्या में लगती है, अभय सिंह एमएलसी के चुनाव में भाजपा के लिए वोट कर चुके हैं, पिताजी भी भाजपा के लिए वोट कर चुके हैं। कितने वोटों से जीत दर्ज करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख के आपको क्या लगता है, आपका दावा क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वांचल में बहुत ही भारी मतों से जीतने का कार्य करेगी। जी, तो ये थे रितेश पांडे हमारे साथ कैमरे पे हमारे सवालों के सामने अपने जवाब देते हुए। आप ये बातचीत लल्लन टॉप पे देख रहे थे, कैमरा एडिट पे हैं असद, मैं हूं सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया।